Hello students, welcome to online classes. This is Gurpreet Singh and today we will discuss about our history's first chapter, Glorious Past of India. तो व्हाट इज इंडिया? इंडिया है एक वेस्टर्न वर्ड जो बना है हिंदू से। पर विष्णु पुराण एक ओल्ड टेक्स्ट है जो अवस्थित के फॉर्म में लिखा गया है। उसके उसमें एक वर्ड है भारतवर्ष। आपको मालूम है कि इंडिया को पहले भारत कहा जाता था ना, अभी भी हिंदी में अपने से भारत कहते हैं। तो भारतवर्ष क्या था? ये एक ऐसी लैंड लॉक कंट्री थी जिसके नॉर्दर्न पार्ट में थे आइसी माउंटेन एंड इसके सदर्न पार्ट में थे सी। तो आज का इंडिया भी ऐसा ही है। अगर हम पॉलिटिकल बाउंड्रीज को छोड़ दें, जो आज पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान ये सभी कंट्रीज हैं, तो जो ओल्ड भारतवर्ष था इसमें आज का जावा आइलैंड भी था, म्यांमार था, बांग्लादेश, भूटान, पाकिस्तान, ईरान के कुछ पार्ट्स, अफगानिस्तान के कुछ पार्ट्स भी इसमें शामिल थे। तो क्या था कि हमें हिस्ट्री पढ़नी है। हिस्ट्री हम दोबारा से उसे रिकॉर्ड नहीं कर सकते, लेकिन कुछ स्कॉलर्स हैं, कुछ हिस्टोरियंस हैं, वो कुछ फैक्ट और फेसेट के बेसिस पर दोबारा से हिस्ट्री को जनरेट करते हैं। अपनी जो बुक्स हैं या अपने टेक्स्ट हैं वो उसमें लिखते हैं। तो हिस्ट्री है वो हमेशा रिलायबल होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी लिख दिया, कुछ मन में आ गया। वो पूरे इन्वेंशन के साथ, पूरे इन्वेस्टिगेशन के साथ फिर वो बाहर आती है। तो हमें हिस्ट्री पता कैसे लगे? हिस्ट्री को पता लगाने के लिए बहुत सारे सोर्सेज हैं। अभी सोर्सेज कौन कौन से हैं, जिसे हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। पार्ट कौन कौन से हैं? फर्स्ट पार्ट इज लिटरेरी सोर्सेज एंड द सेकेंड वन इज आर्कायोलॉजिकल सोर्सेज। अब लिटरेरी सोर्सेज वो सोर्सेज हैं जो हमारे पास लिखी हुई फॉर्म में हैं। ठीक है बच्चों। अब जैसे कि हमारे बड़े बड़े एपिक्स, महाभारत, रामायण, इनमें हमें अपने पुराने जो हमारा कल्चर है उसके बारे में पता लगता है। लेकिन लिटरेरी सोर्सेज को भी हम कुछ और पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि रिलीजियस सोर्सेज। रिलीजियस सोर्सेज, ओके। तो सेकंड वन इज नॉन रिलीजियस सोर्सेज एंड थर्ड एंड लास्ट इज genealogy। ओके बच्चों, इसके बाद आता है हमारा आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज वो हैं जो हमारे एएसआई यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जिसे जारी करता है। अब ये सोर्सेज कौन कौन से हैं? अब कोई जगह है, कोई साइट है, उस पर डिगिंग या एक्सकेवेशन हुआ, उसमें बहुत सारी मूर्तियां, स्कल्पचर जिसे कहते हैं, मिले, इंस्क्रिप्शन मिले। इससे पता लगेगा कि हमारा जो हिस्ट्री थी वो कैसी थी। इंस्क्रिप्शन कहाँ तक मिले हैं, उससे हमारे जो स्टेट थे, किंगडम थे, एम्पायर थे, उनकी बाउंड्री का पता लगता है। तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं, इन्हें भी हम कुछ पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कौन कौन से? हाँ, रिकॉर्ड, ओके, स्कल्पचर, स्कल्पचर के पास कॉइन्स एंड स्टाम्प एंड ब्ला 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 ब्ला। रिकॉर्ड्स इंस्क्रिप्शन है जो। अब इंस्क्रिप्शन क्या होती हैं इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। इंस्क्रिप्शन के अलावा कैविटीज, ओके,
ब्रॉन्ज आर्टिकल्स थे, ऐसे ऐसे बहुत सारे थे जो हमारे पास रिटन फॉर्म में अभी भी हैं, अवेलेबल हैं। तो इसमें आज हम जो बात करेंगे वो करेंगे लिटरेरी सोर्सेज, और लिटरेरी सोर्सेज में भी इन तीनों के बारे में बात करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट है हमारे पास रिलीजियस सोर्सेज। अब रिलीजियस क्या है? जो हमारी फिलॉसफी के साथ, हमारे स्क्रिप्ट, हमारा जो देश है उसके पास्ट, उसका रिलीजियस पास्ट है उसके साथ जुड़ा हुआ है, चाहे वो फिलोसफिकल हो चाहे वो स्पिरिचुअल हो। तो रिलीजियस सोर्सेज है, फर्स्ट है ब्राह्मण सोर्सेज। हमारा सनातन धर्म, जिसे आज हम हिंदू धर्म कहते हैं, इसके जो एविडेंसेस हैं, इसके जो सोर्सेज है, लिटरेरी सोर्सेज, जो भी लिखा हुआ है, जो इसके हिस्ट्री के बारे में हमें बताता है या कुछ और बताता है, वो है सभी ब्राह्मण सोर्सेज। तो सेकंड वन इज बुद्धिस्ट सोर्सेज। जब सनातन धर्म, सनातन रिलीजन अपनी पीक से नीचे आने लगा, उस टाइम गौतम बुद्ध, सिद्धार्थ जिसे हम कहते हैं, वो आए। उनकी सिंप्लिसिटी, उनके ट्रुथफुलनेस, उनके सो कोल्ड मिस्टीरियस एंड प्योर रूल, इनके कारण हमारी सोसाइटी की जो अपग्रेड हुई, उसके जो मोरल वैल्यूज से अपग्रेड हुई, उनके रूल, उस टाइम की जो हिस्ट्री थी, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। ओके बच्चों, एंड थर्ड एंड लास्ट, जैन लिटरेचर। जैन, वैसे तो जैन और बुद्धिज्म ऑलमोस्ट सेम टाइम पीरियड के हैं, लेकिन इनका कंसेप्ट आपस में कुछ अलग है। ठीक है, तो जैन में 24 तीर्थंकर थे, इनके उनमें से जो लास्ट थे महावीर स्वामी, उनका ज्यादा डिस्क्रिप्शन हमें मिलता है। पार्श्वनाथ और भी थे, आपको याद कराएंगे, आगे बताएंगे जब ये हम इसकी फिलोसफी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे ब्राह्मण सोर्सेज की। ब्राह्मण सोर्सेज या सनातन धर्म। इसमें जो सबसे पहले आते हैं वेदास। अब व्हाट इज वेदास? वेदास आर लार्ज एंड लार्ज एपिक एंड टेक्स्ट रिटर्न। कौन से फॉर्म में लिखे गए हैं? ये लिखेंगे वर्ष के फॉर्म में। ठीक है, बाद में हालांकि इनके बहुत सारे जो ट्रांसलेट भी हमारे पास हैं। तो वेदास हैं बेसिकली चार। कौन कौन से? द फर्स्ट वन इज ऋग्वेदा, सेकेंड इज यजुर्वेद, थर्ड इज अथर्ववेदा, and fourth and newly last Sanam. And what is time of period of real? Divided in two sections. First one written, ऋग्वेदा। ऐसे ये जो वेद थे ये कभी लिखे नहीं गए थे ना, रिटन फॉर्म में नहीं थे हमारे पास, ये सिर्फ ओरल थे। जो ऋषि मुनि से पहले के या जो ब्राह्मण थे, जो दूसरे अपने स्टूडेंट्स को टीच किया करते थे, तो वो ओरली अपने स्टूडेंट्स को इसे पास आउट करते थे, चाहे वो उनके बच्चे हों, चाहे उनके स्टूडेंट्स हो, कोई भी हो। ठीक है, कब कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं मिला है जो कि ये बता सके कि हमारे पास मैन्युस्क्रिप्ट में हो। इनकी कोई मैन्युस्क्रिप्ट अभी तक नहीं मिली है। तो ऋग्वेद का जो टाइम था इसको लिखने का या इसको बनाने का, तो वो था 1500 BC टू 1200 BC। और ये तीनों BC टू 900 BC। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये इनकी कोई भी मैन्युस्क्रिप्ट नहीं है, ये सिर्फ ओरल है। हालांकि कुछ सोर्सेज हैं या कुछ ऐसे बंदे हैं जिन्होंने ऐसा एविडेंस दिए हैं कि
11वीं सेंचुरी की कुछ ऐसी मनुस्क्रिप्ट्स हैं जो अवेलेबल हैं जिसमें ऋग्वेद के कुछ पार्ट्स हैं, लेकिन अभी तक उससे हम जस्टिफाई नहीं करते उस बात को कि वो था या नहीं था। ठीक है, इसके बाद हम इन चारों की बात करेंगे। सबसे पहले है ऋग्वेदा। जो वेद हैं ये हिंदू रिलीजन या सनातन रिलीजन कहें, इनके सबसे पुराने, सबसे ओल्डेस्ट एपिक्स हैं। ठीक है, और ऐसा भी माना जाता है कि वर्ल्ड के सबसे पुराने टेक्स्ट भी यही हैं। इससे पहले इतने बड़े, इतने लार्ज स्केल पर कभी भी ये टेक्स्ट नहीं बनाए गए थे। और ये थे क्या, देखिए किसी भी देश को, किसी भी सोसाइटी को चलाने के लिए कुछ लॉज, कुछ रूल्स एंड कुछ रेगुलेशन की जरूरत होती है। तो ये जरूरत क्या थी, आज के टाइम में इंडिया में भी एक कॉन्स्टिट्यूशन है, इसके अकॉर्डिंग सभी रूल्स डिसाइड किए गए हैं। जितने भी एक्ट हैं इंडिया के, वो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन उसको इजाजत देता है, उसको अलाउ करता है कि वो हमारे देश में लागू हो, चाहे वो आईपीसी हो, चाहे सीआरपीसी हो, चाहे एएसआई के रूल हो, जो भी रूल्स हो वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है। तो किसी भी सोसाइटी को एक अच्छे तरीके से मेंटेन करने के लिए, चलाने के लिए कुछ रूल्स रेगुलेशन की जरूरत होती है। तो पुराने टाइम में किंगडम्स थे, एम्पायर्स थे, जनपद, महाजनपद थे, लेकिन उससे पहले जो हमारा सोसाइटी थी उसका स्ट्रक्चर रिलीजन बेस्ड था। ठीक है ना, और एक ही रिलीजन था इंडिया में, तो उसको चलाने के कुछ रूल्स रेगुलेशंस की जरूरत थी। कैसे सोसाइटी होनी चाहिए, कैसा एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए, पॉलिटिकल व्यूज कैसे होंगी, जो अपॉइंटमेंट्स होंगी वो कैसी होंगी, इन सभी के बारे में बताना था। तो उस समय में आए हमारे वेद। वेद में सबसे पहले बात आती है ऋग्वेद। ऋग्वेद क्या है, देखिए सबसे ओल्डेस्ट वेद है ये, सबसे पहला लिखा गया और सबसे बड़ा वेद। ठीक है, ऋग्वेद। इसकी जो ये जो लिखा गया था, ये बना था इस टाइम में। ठीक है, इसमें टोटल टेक्स्ट हैं, मंत्र हैं, उसके बारे में बताया गया है, उस पर कमेंट्रीज हैं। ठीक है, और ये वर्सेस के फॉर्म में है, ऐसा नहीं है कि सीधे कुछ लंबी लंबी एक्सप्लेनेशन लिखी गई है ये। ठीक है, तो इसमें टोटल 10 मंडल एंड कितनी 50। ओके बच्चों, इसके अलावा इसमें 42,000 इतने वर्ड्स हैं। तो आप देख सकते हैं कि इतना बड़ा। और इसकी लैंग्वेज कौन सी थी, इसकी लैंग्वेज थी संस्कृत, हालांकि लिखी नहीं गई थी, इसकी कोई स्क्रिप्ट नहीं थी। ठीक है बच्चों, इसमें रोज की जो जिंदगी की बातें हैं, जैसे हमारा एडमिनिस्ट्रेशन, बच्चे कैसे पालें, उनको बड़ा कैसे करें, ठीक है, उनकी परवरिश कैसे हो, सोसाइटी कैसे हो, सोसाइटी के क्या रूल्स हैं, क्या रिचुअल्स हैं, क्या सेरेमनीज हैं, इन सभी के बारे में ऋग्वेद में बताया गया है। द सेकंड इज यजुर्वेद। इसमें यज्ञ के बारे में बताया गया, रिचुअल्स के बारे में बताया गया। ओके बच्चों, यजुर्वेद के बाद में आता है अथर्ववेद। वैसे सभी वेदों की जो फाउंडेशन थे उनकी किसने की है हमें मालूम नहीं है, लेकिन अथर्ववेद के बारे में ये बात कही जाती है कि अथर्वा मुनि, अथर्वा ऋषि ने इन्हें लिखा था, इन्हें बनाया था। ठीक है बच्चों, अब अथर्ववेद में किस बारे में बताया गया है, जो हमारे मेडिसिन है उसके बारे में, हमारी जो डॉक्टर लाइन है ना उसके बारे में, कैसे इलाज होना चाहिए, कैसे किसी को मेडिसिन देनी है, क्या क्या जो डिजीज है वो होती हैं उनको ठीक कैसे करना है, उनको मेंटेन कैसे रखना है, कैसा हमें एक अच्छा एक न्यूट्रिशन फूड लेना है, क्या डाइट होनी चाहिए हमारी, इन सभी के बारे में अथर्ववेद में बताया गया है। ठीक है बच्चों, एंड लास्ट इज सामवेद। सबसे न्यूली वेद है, सबसे लास्ट में बनाया गया वेद है ये, और इसमें किस चीज के बारे में बताया गया है, म्यूजिक के बारे में, कि जो वर्सेस है ना ऋग्वेद में और वेदों में सभी में, वो ऐसा तो नहीं सीधा पढ़ेंगे तो शायद बोर हो जाते होंगे, तो म्यूजिक के फॉर्म में उससे बताया गया है, इतने अच्छे तरीके से उसको डिफाइन किया गया है। ये सब हो गया। अब वेद की जो लैंग्वेज है वो काफी जो है सोफिस्टिकेटेड है, तो उसे कुछ ठीक तरीके से लिखने के लिए, समझने के लिए
उसके उसके कुछ पार्ट्स हैं, ठीक है। ये पार्ट्स हैं 4। कौन कौन से हैं आइए उसको डिस्कस करते हैं। पार्ट फर्स्ट वन इज संहिता, द सेकेंड इज अरण्य, थर्ड ब्राह्मण, and the fourth and last is Upanishad. अब देखिए बच्चों संहिता क्या है। इसमें टेक्स्ट है ऑन मंत्रा, ठीक है। देखिए वेदों के ये पार्ट हैं जो टेक्स्ट हैं, जो संहिता ये वही 4 इसके वेदों के पार्ट है। इसमें जो संहिता है उसके बारे में अपने चर्चा करेंगे, उस पर डिस्कस करेंगे। जो मंत्र है, जितने भी मंत्र है, क्योंकि जो वेद है ना वो मंत्रों पर ही डिपेंडेड है, तो उसके बारे में संहिता पर लिखा गया है। इसके अलावा बेनेडिक्शन, ठीक है बच्चों। अरण्य पर अपने डिस्कस करें तो अरण्य होता है जंगल, ठीक है ना। तो जंगल में बैठकर शांति से पीसफुली अगर हम किसी चीज के बारे में स्टडी करेंगे तो वो आता है अरण्यक में। तो अरण्यक में किस चीज के बारे में, इसमें है हमारे रिचुअल, सेरेमनी, सैक्रिफाइसेस, सिंबॉलिक सैक्रिफाइसेस। उस टाइम में बहुत सारे कर्म कांड जिसे हम कहेंगे सेरेमनीज रिचुअल्स थे, उस पर बात की गई है अरण्यक में कि कैसे होने चाहिए, ठीक है ना। उसके अलावा सैक्रिफाइसेस ऐसा नहीं है कि कोई किसी को मारने की बात की गई है, इसमें बात की गई है जैसे फास्ट रखना, ठीक है। हम फास्ट रखते हैं तो अपने हिस्से का जो फूड है वो हम किसी नीडी को देंगे जिसको उसकी जरूरत है, तो ये है सैक्रिफाइस, इसके बारे में बात की गई है। तो थर्ड वन इज ब्राह्मण। ब्राह्मण का मतलब है टीचर, ठीक है ना। अपने इस पर बात करेंगे कि ब्राह्मण है क्या। किसी भी चीज को समझने के लिए, चाहे कोई टॉपिक हो, कोई सब्जेक्ट हो, तो हम टीचर की मदद लेते हैं, उसकी हेल्प लेते हैं। क्यों? क्योंकि उससे वो ज्यादा आसानी से और अच्छे तरीके से समझाता है और उसके अच्छी तरह डिस्क्राइब भी हमें टीचर करता है। तो ब्राह्मण है कमेंट्री, टिप्पणियां ऑन रिचुअल, सेरेमनीज, सैक्रिफाइसेस, इस चीज पर जो अरण्यक में लिखा गया है उस पर ये कमेंट्रीज की गई, उसको बताया गया है, उसको अच्छी तरह से डिस्क्राइब किया गया है। एंड लास्ट इज उपनिषद। उपनिषद हमारी जो रोज की लाइफ है, रूटीन है, उसके बारे में इसमें बताया गया है। उपनिषद जो हमारे मोरल वैल्यूज हैं, क्या हमने करना है, क्या अच्छी नीयत होनी चाहिए बंदे की, एक आइडियल पर्सनैलिटी क्या होनी चाहिए, उसके बारे में उपनिषद पर लिखा गया है। अब वेदों में एक और बड़ी ही बात है, कुछ कंट्रोवर्सी भी कह सकते हैं अपने, क्योंकि हमने इसको मिसअंडरस्टैंड किया है बहुत बार, कि इसमें कास्ट सिस्टम था। अब कास्ट सिस्टम क्या था, इसको ऋग्वेद में मेंशन किया गया है। जो सोसाइटी थी हमारी वो 4 कास्ट में थी। कौन कौन सी? एक थी ब्राह्मण, तो सेकंड वाज क्षत्रिय, थर्ड वैश्य, एंड द लास्ट एंड फोर्थ इज शूद्र। ब्राह्मण जैसा नाम से पता लग रहा है कि ये थे टीचर, किसी भी चीज को समझाने के लिए, किसी को टीच करने के लिए, अच्छी तरह से डिस्क्राइब करने के लिए टीचर्स होते हैं। तो सोसाइटी को इस 4 पार्ट में बांट दिया गया था और ब्राह्मण को काम दिया गया लोगों को अच्छी तरह से टीच करने के लिए। एक आइडियल सोसाइटी में टीचर का सबसे बड़ा रोल होता है, क्योंकि वही एक अच्छी सोसाइटी को बनाता है। अगर टीचर बुरा होगा तो सोसाइटी बुरी बन जाएगी। तो सबसे पहले थे टीचर, उसके बाद थे क्षत्रिय। क्षत्रियों का काम था बाहर के इन्वेस्टमेंट से हमें बचाना, हमारी रक्षा करना, हमें सेफ रखना, ये क्षत्रिय थे। और ज्यादातर जो एम्पायर खड़े थे, उनके जो एम्परर थे या उनके किंग थे, उनके रूरल थे, वो भी क्षत्रिय हुआ करते थे ज्यादातर। एंड थर्ड वाज वैश्य। वैश्य का काम था बिजनेस करना, ट्रेड करना।
अब बाहर के स्टेट या स्टेट के अंदर डोमेस्टिक जो बिजनेस होगा, ट्रेड होगा, वो वैश्य के द्वारा किया जाता था। और जो लास्ट थे शूद्र, इनका काम था एग्रीकल्चर यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन था, उसमें काम करना, या कुछ जो राजा थे, महल थे, उनके अंदर काम करना, हलवाई बन जाना, ये सभी काम शूद्र के थे। लेकिन धीरे धीरे इससे सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन आना शुरू हो गया था, क्योंकि जो शूद्र थे वो ऐसे काम करने तो उनको सो कोल्ड नीचे समझा जाने लगा, ठीक है, ब्राह्मण को ऊंचा समझा जाने लगा। सबसे बुरी हालत हो गई थी शूद्रों की। हालांकि बाद में गवर्नमेंट ने इसके लिए बहुत सारे काम भी किए हैं जो हमारे को आज भी याद आते हैं। ठीक है बच्चों, अब वेदों को समझने के लिए वेदांग बनाए गए। नंबर इज 6, ठीक है। वेदांग कौन कौन से हैं? द फर्स्ट इज शिक्षा, सेकंड इज कलर, थर्ड इज छंद, फोर्थ इज व्याकरण, फिफ्थ इज निरुक्ति, एंड सिक्स्थ एंड लास्ट इज ज्योतिष। वेदों को अच्छी तरह से समझने के लिए, अच्छी तरह से उसको जानने के लिए ये वेदांत थी। ये वेदों का अंदर कोई पार्ट नहीं है, ये सेपरेट बनाए गए थे। ठीक है बच्चों, स्टोरी आई मीन उसी के अंदर मतलब वेदों की ये डिपार्टमेंट है, ठीक है ना, उसको समझने के लिए। जैसे शिक्षा में टीचिंग की गई है, कल्प है, छंद है, छंद वर्सेस है, ठीक है ना, एक खास पोएम के रूप में। पोएम कहना तो गलत होगा कि वर्सेस के रूप में, वर्सेस की फॉर्म में लिखे गए थे। व्याकरण जो ग्रामर मिस्टेक है, अच्छी तरह से ग्रामर में लिखी गई थी, ग्रामर फॉर्म में, ठीक है। ज्योतिषी है लास्ट में, ये जो एस्ट्रोलॉजी है उस पर डिपेंड है, एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी दोनों इस चीज के अंदर आते हैं। ठीक है बच्चों, अब जो पुराना हिंदू समाज था या हिंदू धर्म या सनातन धर्म था, इसमें बहुत इसकी लंबी हिस्ट्री है। तो इसको समझने के लिए पुराण थे। अब पुराण थे 80 पुराण। जैसे ना हमने चैप्टर के शुरू में बात की, क्या बात की थी कि विष्णु पुराण में एक वर्ड है भारतवर्षा, उससे मेंशन किया गया है भारत के लिए, जो आज का इंडिया उसके लिए, आज का इंडिया नहीं, पुराना इंडिया। तो इसमें से जो पुरानी इतनी हिस्ट्री है उसके बारे में लिखा गया है। इसमें मत्स्य पुराण, ठीक है, भागवत, अग्नि, विष्णु, ये सभी पुराण लिखे गए हैं। अब यही हमारा जो हिंदू धर्म है उसकी सारा हिस्ट्री थी। ठीक है, अब बच्चों आती है अगली बारी रिलीजियस लिटरेचर में, बुद्धिस्ट लिटरेचर। देखिए, बुद्धिस्ट में जो बुद्ध थे, उनके जो फाउंडर थे, बुद्ध फिलोसफी को बनाने वाले, वो थे गौतम बुद्ध। ठीक है, इनका नाम सिद्धार्थ भी था। ये एक अच्छी वेल सेटल्ड फैमिली से थे। ठीक है, इनकी शादी हो गई थी, इनका एक छोटा सा बच्चा भी था, लेकिन इनका जो मन था ना, वो इन फिजिकल चीजों में नहीं लगता था, जो दुनिया की चीजें हैं। स्पिरिचुअल से बड़े लोग थे। तो ये 29 ईयर की एज में अपने घर से चले गए। उसके बाद में इन्होंने बहुत टाइम तक भक्ति की। ठीक है, तो अंत में इन्होंने अपने जो मोरल वैल्यूज थे उनको पा लिया। इनकी मोरल वैल्यूज ये थी कि कभी किसी पर क्रुएल्टी नहीं करनी, एनिमल्स को नहीं मारना, बुरे काम नहीं करने, झूठ नहीं बोलना। ठीक है, ये सभी इनकी मोरल वैल्यूज थी जो लिखी गई थी। तो इनको जो बातें थी उनको रिकॉर्ड में रखने के लिए उस टाइम 3 बड़े बड़े एपिक्स या टेक्स्ट को बनाया गया। ठीक है, और ये तीनों जो टेक्स्ट थे वो आज बुद्धिज्म के बेस हैं। ये कौन कौन से थे? अभिधम पिटक,
विनय पिटक। देखिए बच्चों, सबसे पहले बात तो ये है कि जो टोटल उस टाइम में जो टेक्स्ट लिखे गए थे या मेंशन की गई थी, जो नेगेटिव टेक्स्ट थे, उनकी टोटल काउंटिंग थी 549। ठीक है ना। और वो उस टाइम में पाली लैंग्वेज में लिखे गए थे। पाली लैंग्वेज आज की संस्कृत लैंग्वेज नहीं थी, वो इससे अलग थी। ठीक है बच्चों। अब अभिधम पिटक, विनय पिटक एंड संस्कृत पिटक, ये तीनों मिलकर बन जाते थे त्रिपिटक। अभी जो त्रिपिटक है, आज के बुद्धिस्ट फिलोसफी का, बुद्धिस्ट लिटरेचर का ये बेस है। इसी के डिपेंड पर पूरा जो बुद्धिज्म है उसको हम डिस्क्राइब करेंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारे जो टेक्स्ट थे वो लिखे गए थे, जैसे मिलिंद पहो, दीप वंश, महावंश, है ना, इसके बारे में लिखे गए थे। ये उस टाइम के कुछ नेगेटिव एपिक्स थे, नेगेटिव टेक्स्ट थे, जो बुद्धिज्म उससे पहले की बातें, उसके बाद की बातें जो बुद्ध के टाइम की थी उसके बारे में लिखा गया था। दीपवंश एंड महावंश। देखिए बच्चों, जो उस टाइम में टेक्स्ट लिखे गए थे वो वहाँ के टाइम की जो इकोनॉमिक हालात थे, स्ट्रक्चर थी, पॉलिटिकल व्यू थे, एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप था, जैसा सोसाइटी थी, उनकी मॉरल वैल्यूज थी, उन सभी के बारे में हमें बताता है। कि जब उस टाइम के हम जो हालात लिखेंगे, उस टाइम के टेक्स्ट पढ़ेंगे, तो ये सभी बातें तो उसमें मेंशन की गई होंगी। तो मिलिंद पहो, इसमें एक ग्रीक इन्वेंटर था, कौन? मिलांडर। ये और एक बुद्धिस्ट मॉन्क था। क्या नाम था भाई साहब का? इनका नाम था नागसेन। ये दोनों मिले, इनके बीच में इंटरेक्शन हुआ, बातें हुई। ठीक है। अब इसने बताया कि जब बुद्ध आए थे इस दुनिया में, तो उस टाइम में क्या हुआ था, उस टाइम कैसी कल्चर थी, क्या हुआ, कैसा माहौल बना कि उन्होंने पूरी दुनिया छोड़ दी। ठीक है ना, निर्वाण ले लिया, अपनी एपिक्स लिखने लगे। हालांकि जो सिद्धार्थ थे या गौतम बुद्ध थे, उन्होंने कुछ नहीं लिखा। जो उनकी उपदेश थे, उनकी मोरल बातें थी, उसी को बाद में जाकर बहुत सारे लोगों ने लिख दिया था। ठीक है बच्चों। अब उस टाइम क्या हुआ कि जो बहुत सारे पिलग्रिम्स थे वो फॉरेन कंट्रीज में गए, उन्होंने बुद्धिज्म को वहां पर फैलाया, उनकी जो मोरल बातें थी उनको बताई। ठीक है बच्चों। इस तरह से हमारा ये जो बुद्धिस्ट लिटरेचर है ये पूरा होता है। इसके बाद थर्ड एंड लास्ट है जैन लिटरेचर। जैन और बुद्धिस्ट लिटरेचर का जो टाइम पीरियड है वो लगभग सेम है। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य एम्पायर के फर्स्ट एम्पायर थे, और जो उनके पास था जैन। ठीक है। वो जैनिज्म फिलोसफी थी उसको फॉलो करते थे, और उन्हीं के जो बच्चे थे आगे, अशोक, उनके ग्रैंडसन, उन्होंने बुद्धिस्ट लिटरेचर को और बुद्धिस्ट फिलोसफी को फॉलो किया। तो एक ही डायनेस्टी है, उनके तीन बंदे हैं, अलग अलग फिलोसफी को फॉलो कर रहे हैं। तो जैन फिलोसफी में भी बहुत सारे एपिक्स और टेक्स्ट लिखे गए थे। इनमें बहुत सारे हैं, जैसे परिशिष्ट वर्धन, भद्र बाहुचरित, कल्प सूत्र, भगवती सूत्र, ये सभी मेन है। कल्प सूत्र, भगवती सूत्र, भरत बाहुचरित। इसमें जैनिज्म सोसाइटी को डिफाइन किया गया इन टेक्स्ट में। ठीक है बच्चों। अब इस तरह से जो हमारा रिलीजियस पार्ट था, रिलीजियस लिटरेचर था, वो पूरा हो चुका है। इसके बाद आता है हमारा नॉन रिलीजियस लिटरेचर, जो कि धर्म को साइड में रखकर लिखा गया है।
ठीक है बच्चों। हालांकि इसके बहुत सारे सोर्सेज हैं, फॉरेन सोर्सेज भी हैं, इंडिया के सोर्सेज भी हैं, लेकिन हम बात करेंगे 1150 से। एक कलन नाम के बंदे थे, इन्होंने एक टेक्स्ट लिखा, उसका नाम था राज तरंगिणी। इसमें डिस्क्राइब किए गए थे जो कश्मीर के सिचुएशन है। कश्मीर ऐसे आज का नहीं कि टेररिज्म है वहां पर, कश्मीर की जो वैल्यूज हैं उसके बारे में, उसकी जियोग्राफिकल कंडीशन के बारे में, इसके अलावा पंजाब आज का, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, राजस्थान, यहाँ की जो कल्चर, यहाँ की हेरिटेज, इसके बारे में इन्होंने अपनी इस बुक में लिखा था। ठीक है। उसके बाद जो जिनका बहुत नाम सुनने में आता है वो थे कौटिल्य। कौटिल्य भी कहते हैं इनको, विष्णुगुप्त भी कहते हैं इनको, चाणक्य भी कहते हैं इनको, बहुत सारे नाम है इनके। इन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी अर्थशास्त्र। वैसे तो अर्थशास्त्र एक हिंदी का वर्ड है जिसका मीनिंग होता है इकोनॉमिक्स, लेकिन ये बुक कोई इकोनॉमिक्स पर नहीं थी, ये बुक थी पॉलिटिक्स पर। चाणक्य वैसे तो तक्षशिला यूनिवर्सिटी में एक टीचर थे, लेकिन साथ ही साथ वो एक फिलोसफर भी थे और एक अच्छे राइटर, पॉलिटिशियन भी थे। उन्होंने डिप्लोमेसी पर अपने बहुत सारे आइडियाज दिए, एक आइडियल स्टेट के बारे में उन्होंने सोचा कि कैसा होना चाहिए। तो इसी बात में एक मौर्य एम्पायर की उन्होंने उन्होंने एस्टेब्लिश किया चंद्रगुप्त मौर्य की मदद से। ठीक है बच्चों। तो हम मानेंगे कि अगर चंद्रगुप्त मौर्य ने इनकी मदद से एम्पायर बनाया है कोई, और उसमें ये प्राइम मिनिस्टर है, तो अपनी लिखी हुई टेक्स्ट, अपने आइडियाज वहां पर अप्लाई करेंगे। तो हम जान सकते हैं कि जो मौर्य एम्पायर था उसके शुरुआत में कैसा एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर रहा होगा, पॉलिटिकल और सोशल माहौल कैसा रहा होगा, इसके बारे में पूरा यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है। इसके बाद बल्लाल भोज, बल्लाल भोज ने भी अपनी बहुत सारी बुक्स लिखी जिसमें उस टाइम के जो जैसा भी स्ट्रक्चर था, जैसा भी माहौल था, उसके बारे में लिखा गया है। अभी बल्लाल भोज वो बाहुबली वाले में कंफ्यूज मत होना आप। ठीक है। अब इसके बाद जो प्योर लिटरेचर था उसका टाइम आया, जिसमें ज्ञानक, पृथ्वीराज राठौड़ इन लिखा था, और भी बहुत सारे थे, लेकिन प्योर लिटरेचर था वो वर्सेस के फॉर्म में था, जिसमें चरक संहिता, जो कि आज मेडिसिन में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आज भी जो ना आयुर्वेद के बच्चे ये बुक्स पढ़ते हैं। इसमें सबसे पहला जो नाम आता है वो है पाणिनि। पाणिनि एक ऋषि थे, एक फिलोसफर भी थे। इन्होंने एक बुक लिखी थी अष्टाध्यायी। उसके बाद से पतंजलि, बाबा रामदेव वाली कंपनी नहीं है ये। इन्होंने लिखी थी गार्गी संहिता, एंड महाभाष्य। विशाखा दत्त शेख, इन्होंने लिखी थी मुद्रा राक्षस। इसके अलावा जो मॉडर्न इंडिया में विष्णु शर्मा, इन्होंने लिखी थी पंचतंत्र। पंचतंत्र की कहानियां राजस्थान में आज भी बहुत सारी फेमस हैं। ठीक है। इस पर बहुत सारे एपिसोड, सीरियल्स भी बने हैं। इसके अलावा एक बहुत बहुत फेमस थे कालिदास। कालिदास अच्छी अच्छी स्टोरी लिखने के लिए फेमस थे। कालिदास, इन्होंने लिखा था मल्लिकाग्नि मित्रा। ठीक है बच्चों।
इसके बाद हम बात करेंगे रीजनल लिटरेचर की, जो किसी खास पर्टिकुलर जगह पर जो लिटरेचर लिखा जाता था, जो किसी बड़े एरिया में या उसको डिस्क्राइब नहीं करता था। जैसे कि राजस्थान में लिखा जाने वाला लिटरेचर, राजस्थान में बहुत सारे प्रिंसिपल स्टेट थे, तो हर जगह अलग अलग किंगडम थे, कहीं पर भाट थे, कहीं पर राजपूत थे, कहीं पर ब्राह्मण थे, है ना। तो सबसे पहले बात आती है साउथ की। साउथ में थे एक चोल एम्पर, ठीक है। चोल एम्पर में था एक विजयनगर एम्पायर, उसमें एक थे दुर्जित, दुर्जित नाम के स्कॉलर। तो इन्होंने एक बुक लिखी थी कृष्णदेव राय पर, ठीक है। कृष्णदेव राय पर बुक लिखी थी, उसमें कृष्णदेव राय और तेनाली रामा की छोटी छोटी स्टोरीज थी, उसके बारे में बताया गया है। कुछ फिक्शन में लिखी गई स्टोरीज थी, तो ये स्टोरीज आज भी टीवी पर या मैगजीन में आती है। इसके बाद 1192 पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी में वार हुई थी। इसमें मोहम्मद गोरी जीत गया था और चौहान हार गए थे। इसमें पृथ्वीराज चौहान जो थे उनकी बायोग्राफी और उनके पूरी जिंदगी की बातें लिखने वाला था उनके बचपन का दोस्त, उनका क्लासमेट था, इसका नाम था चंद्र। इसने लिखी थी पृथ्वीराज रासो। एक थे बिट्टू सोजा, बिट्टू, इसने लिखी थी राव जैसी रोशन। अब छंद होते हैं वर्सेस, ठीक है। एक वर्सेस में लिखी गई, पोएम के रूप में लिखी गई थी, फिक्शन से, ठीक है। चंद्र बरदई इनका पूरा नाम था, ठीक है। सूर्यमल मिश्रण, वंश भास्कर लिखी थी उन्होंने, ओके। मलिक मोहम्मद जाहिद थी, उन्होंने लिखी थी पद्मनाभ, इस पर एक पद्मावत मूवी बनी थी, बहुत कंट्रोवर्सी में रही थी मूवी। इस तरह से हमारा जो पास्ट है, हमारा लिटरेचर पास्ट है, बहुत ही अच्छा, बहुत ग्लोरियस रहा है। अब हमें अपने बारे में अपने से ज्यादा जो बाहर के हमारे आते हैं रिश्तेदार, वो बताते हैं कि आपका जो व्यवहार कैसा है, आपका मूड कैसा है, आप रहते हैं वो जगह कैसी है ना। तो हमें भी जानने के लिए, हमारा जो एशियंट पीरियड था, एशियंट हिस्ट्री है, उसको जानने के लिए विदेशों से, फॉरेन से बहुत सारे स्कॉलर्स आए थे, चाहे वो स्कॉलर्स के रूप में आए हों, चाहे वो ट्रेडर्स के रूप में आए हों, ट्रैवलर के रूप में आए हो, या एज ए पिलग्रिम्स आए हो। क्योंकि जो इंडिया था ना, इसका जो इसकी कल्चर थी, ठीक है, इसकी बातें थी, इसकी जो फिलोसफी थी, वो बहुत सारे फॉरेन कंट्रीज में फैल चुकी थी। जैसे कंबोडिया, कंबोडिया में इंडिया के टेम्पल्स मिले हैं, हिंदू टेम्पल्स, यानी कि हम मान सकते हैं कि हमारी जो कल्चर है वहां तक फैली थी। इसके अलावा बुद्धिज्म, बुद्धिज्म की जो फाउंड कंट्री थी वो थी इंडिया, लेकिन आज बुद्धिज्म इंडोनेशिया, वियतनाम, चाइना, जापान, ताइवान, इन सभी कंट्रीज में फैल चुका है। तो हम कह सकते हैं कि जो इंडिया की पहुंच यहाँ तक आ गई थी। तो वहां का जो इतिहास, वहां की जो बातें जानने के लिए, इंडिया की बातें जानने के लिए वहां के लोग, वहां के पिलग्रिम्स इंडिया में आए, यहाँ पर रहे, यहाँ पर उन्होंने स्टडी की और अपने व्यूज दिए, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आते हैं तिब्बतन। तिब्बतन में से तारनाथ, तारनाथ ने लिखी थी बुक क्यूंगर, क्यूंगर भी कहते हैं इसको, क्यूंगर भी कहते हैं। इसके अलावा थे टॉलमी, उसको पी टॉलमी नहीं बोलेंगे, टॉलमी बोलेंगे। इन्होंने लिखी थी जियोग्राफी, ठीक है। और भी बहुत सारे ऐसे आए थे तिब्बत से भी, ठीक है। इसके बाद आती है बात चाइना की। देखिए, हमारे एशियंट हिस्ट्री को जानने में जो की रोल रहा है वो रहा है चाइना का। हमारे पास बुद्धिस्ट लिटरेचर भी है, वो भी बताता है, लेकिन जो उन्होंने बाहर से आके एक ऑब्जर्वेशन किया, इंडिया को देखा, उनके जो व्यूज थे वो हमारे लिए सबसे अच्छे और सबसे रिलायबल माने जाते हैं। जिसमें से फाइयान, हुएनतेंग,
इत्सिंग, ये सभी थे। खास था इनमें सबसे पहले फाहियान। फाहियान 66 ईयर की एज में इंडिया में आया, 14 ईयर्स तक इंडिया में रहा। इसका जो टाइम पीरियड था वो था 399 एडी टू एडी। समुद्रगुप्त उस टाइम में रूल थे, गुप्त एम्पायर था, उस टाइम में आए थे। इन्होंने यहाँ पर आके छोटी छोटी चीजों को ऑब्जर्व किया। उसके बाद 14 ईयर्स के बाद अपने देश चाइना में जाकर वहां पर एक बुक लिखी, रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट कंट्री। यहाँ इसको एक और नाम में भी कुछ बार पब्लिश किया गया है, वो लिखा गया है जो ट्रेवलर फाहियान। ठीक है बच्चों। इसके बाद आए थे ह्वेनसांग। ह्वेनसांग आए थे 26 ईयर की एज में। इनका माना जाता है बर्थ 600 एडी में। सम्राट हर्षवर्धन यानी कि एम्परर हर्षवर्धन के टाइम इंडिया में आए थे। आकर उन्होंने छोटी छोटी बातों को ऑब्जर्व किया, यहाँ का कल्चर कैसा है, यहाँ का लिटरेचर कैसा है, यहाँ का खाना पीना फूड कैसा है, यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है, यहाँ पर जो कास्ट सिस्टम है उसके बारे में अपने देश में जाकर लिखा। क्या कुछ यहाँ पर सेरेमनीज होती हैं जो चाइना के बुद्धिज्म से डिफरेंट है, क्योंकि वो चाइना से एक पिलग्रम एज ए पिलग्रम आया था। तो बहुत सारी बुद्धिस्ट साइट थी, वहां पर भी गया। वो बुद्धिस्ट मॉन्क था ना, इसलिए। तो 5 ईयर्स तक वो तक्षशिला यूनिवर्सिटी में रहा, वहां पर पढ़ा और वहां की छोटी छोटी बातों को डिस्क्राइब किया। ठीक है बच्चों। उसने अपना एक एपिक टेक्स्ट लिखा था, CU। उसमें उसने इंडिया के बारे में बताया कि कैसा इंडिया है। इसके बाद हम बात करेंगे जो हमारा अरेबिक या मुस्लिम ट्रेवलर्स थे जो इंडिया आए थे। उसमें सबसे पहली बात आती है इब्न बतूता। फर्स्ट अफ्रीकन थे जो इंडिया में आए थे। इनका जो टाइम ऑफ पीरियड था इंडिया में आने का वो था 04। ये अफ्रीकन थे, ठीक है। लेकिन मुस्लिम नहीं थे, पहले आए थे। सबसे पहले मुस्लिम आए थे वो थे अल बरूनी स्कॉलर थे, ठीक है। वो आए थे उस टाइम में खीवा है उज्बेकिस्तान से। यहाँ से आए थे, इंडिया में आए थे। उनको संस्कृत, सीरियन, अरेबिक, इन सभी लैंग्वेज के बारे में पता था। यहाँ पर आए, यहाँ पर ऑब्जर्व किया। उस टाइम में एक महमूद गजनवी, आपने सुना होगा, एक किंग आए थे। उन्होंने इंडिया पर अटैक किया था। सोमनाथ टेम्पल है गुजरात में, उसको लूटा था इन्होंने। तो उस टाइम में इन्होंने उस सिचुएशन को अपने बुक्स में लिखा है। ठीक है बच्चों, ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और भी बहुत सारे यूरोपियन भी आए थे और बहुत देशों के लोग आए थे यहाँ पर, उसके बारे में भी है, लेकिन उसका जो डिस्क्राइब है उसको आपकी बुक में नहीं किया गया, आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है बच्चों, अब अपने अगले चैप्टर में डिस्कस करेंगे जो हमारा आर्कियोलॉजिकल सर्वे है वो किस तरह है, इंडस वैली है कैसे वो आई, कैसे डेवलप हुई, इन सभी बातों के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।